पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य लिखण वाला मेहोजी गोदारा कौन से संतरी शिष्य परंपरा से संबंधित है? सिंपल टाइप का प्रश्न है, पता है सबको, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे दिया जा रहा है। पोल वाले पोल वोल नहीं, सीधा ही बताओ और सीधा जितनी बातें ज्यादा पढ़ सके उतनी ठीक है। राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरे नाव सु, देखो पेपर में राजस्थानी में ही प्रश्न लिखा हुआ आएगा भाषा वाला, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास कर लें, टाइम पर तैयार रहें। राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण सिरे नाम से, यानी राजस्थानी रामायण के रचनाकार कौन है? मेहोजी गोदारा, ये हम सब जानते हैं। वो जो मेहोजी गोदारा है वो कौन से संत की शिष्य परंपरा से संबंधित है? यानी मेहोजी गोदारा किस संत के शिष्य रहे थे? मेहोजी गोदारा कौन से संत की शिष्य परंपरा से संबंधित है? दादूजी नहीं, दादूजी की शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है। फिर रामचरण जी का प्रश्न भी पिछली बार ग्रेड 3 में आया था। रामचरण जी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है अणबेवाणी, और ये अणबेवाणी जो पुस्तक है इसमें पिछली बार ग्रेड में आया था कि अणबेवाणी नाम रे काव्य में कौन से संत का उपदेश संग्रहित है? तो वो रामचरण जी के है। इसका जो सही और सटीक आपका आंसर होगा वो होगा संत जाम्बोजी से संबंधित। बिल्कुल बी जिसने भी बताया है उनका बिल्कुल सही है, बाकी सबका गलत है। राजस्थानी में राम कथा के आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य लिखण वाला मेहोजी गोदारा जाम्बोजी का प्रमुख शिष्य है। मेहोजी गोदारा का प्रश्न पिछली बार आ चुका है, तो एक कदम थोड़ा सा आगे अपने को तैयार रखना है, जाम्बोजी के प्रिय शिष्य रहे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य री दीठ सु साखी काई रो संग्रह। दीठ का मतलब होता है परंपरा। राजस्थानी साहित्य की परंपरा में राजस्थानी साहित्य री दीठ सु साखी, यानी राजस्थानी साहित्य में साखी, ये किसका संग्रह है? काई रो संग्रह है। पोल पढ़ते तो नहीं, पोल चाहिए लोग, पोल कुछ नहीं, तुम सीधे आंसर बताया करो। देखिए राजस्थानी साहित्य री दीठ सु साखी काई रो संग्रह संत महात्मा महापुरुषा रे जीवनी रो, आख्या देखी घटनावा रो, योद्धावारी वीरता रो और धार्मिक उपदेशा रो। राजस्थानी लोक साहित्य या राजस्थानी साहित्य में साखी काई रो संग्रह है संत महात्मा री जीवनी रो, आंखा देखी घटनावा रो, योद्धावारी वीरता रो और धार्मिक उपदेशा रो। तो बताओ देखिए कौन सा प्रश्न सही है? देखो राजस्थानी में साखी काई रो संग्रह है, साखी पूछा गया है, और मैंने आपको बताया कि ये जो हिंदी का से होता है इसको राजस्थानी में खे से लिखा जाता है। अगर मैं इसी शब्द को हिंदी में लिखूं तो साखी शब्द साक्षी बन जाएगा, और राजस्थानी में लिखूं तो साखी बन जाएगा। अपन कहते हैं ना कि मैं इस बात का साक्षी हूं या मैं इस बात का साक्षी हूं, आई विटनेस हूं, मेरी आंखों के सामने ये लिखा गया है। तो राजस्थानी साहित्य में साखी आंखें देखी घटनावारो संग्रह है, जिसको आप जैसे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि साखी किसी भी घटनाओं का सजीव वर्णन होता है, आंखों देखा वर्णन होता है। तो साखी जो होती है वो आंखें देखी घटनावारो वर्णन है। मारवाड़ी नहीं आती, मारवाड़ी नहीं है, ये राजस्थानी है, और पेपर राजस्थानी में आएगा। पेपर में तुम बैठे बैठे ये थोड़ी कहोगे कि मुझे ये नहीं आती है। पिछला पेपर देखा है या केवल अभी तक यूट्यूब से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? पिछला प्रश्न पत्र भी देख लें, और पिछला प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 9 प्रश्न आपके इसी लैंग्वेज में आए हैं, इसीलिए अभ्यास करवाया जा रहा है ताकि थोड़ी थोड़ी शब्द जो है वो वहां पर आपके काम आ जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही और सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी एक रचना साहित्य में जैन शैली नी है? मोई तो जे भाषा समझ ही नहीं आ रही। अरे मोई नहीं आ रही, लेकिन क्या कर सकते हैं, पेपर आएगा ना राजस्थानी भाषा में। अब वहां एक्सक्यूज थोड़ी करोगे तुम, सीधा सीधा है कौन सी मतलब कौन सी। 2-3 शब्द ही होते हैं जिनके अर्थ अगर आप छांट दोगे ना तो आपको मोटा मोटा पता लग जाएगा कौन सी मतलब कौन सी। एक रचना मतलब एक किताब जैन शैली नी है मतलब नहीं है। इसमें कौन सा कोई फारसी भाषा आ गई इसके अंदर? कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने फारसी, राजस्थानी भाषा ही तो है, ये तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे। अब वहां पेपर में बैठे बैठे ये तो नहीं कह सकते कि सर ये तो मेरे को आती नहीं है। वहां मत करना, वीडियो की कट ऑफ देखिए, 2 गुना की 161-62 गई है, पटवारी की कट ऑफ देखिए। इसलिए तैयार रहो बदलाव के लिए। कुछ लोग हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, मतलब जो आ रहा है उसी में भी प्रश्न पूछना चाहिए, उसके बाहर प्रश्न पूछो तो थोड़ा पेट में दर्द सा होने लगता है कि नहीं सर ऐसा प्रश्न तो कैसे आ सकता है, कठिन प्रश्न आ गया। थोड़ा बदलाव के लिए तैयार रहो, नई चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहो। कोई नई चीज मिल रही है तो ठीक है। बताओ देखिए चंदन वाला रास, देखो एक तो नाम के पीछे रास आ रहा है ना, तो 99% पॉसिबिलिटी की वो जैन साहित्य की प्रमुख रचना है। तो चंदन वाला रास। नेक्स्ट, बेताल पचीसी, अब आपकी नहीं पढ़ी हुई, छोड़ दो एक बार, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है कि चारों किताबें आपको आए। नल दमयंती चौपाई, ये आपको बता रखी है कि नल दमयंती चौपाई, मृगावती रास और सीताराम चौपाई, ये तीनों लिखी है जैन कवि समय सुंदर ने। लेकिन अब इतनी याद किसको रहे? जैन कवि समय सुंदर। जैन कवि समय सुंदर की 3 किताबें, मृगावती रास, नल दमयंती चौपाई और नल दमयंती चौपाई के अलावा सीताराम चौपाई। तो ये है आपके कुवलय माला, ये हम जानते हैं उद्योतन सूरी ने लिखी है, और उद्योतन सूरी ने लिखी है तो प्रमुख रूप से उद्योतन सूरी तो एक जैन साहित्यकार है। इसका मतलब बेताल पचीसी आपका यहां पर नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। लगाना ही नहीं चाहे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, और जो लगाने वाले हैं वो लगाएंगे। बेताल पचीसी ब्राह्मण साहित्य का उदाहरण, किस साहित्य का उदाहरण है? ब्राह्मण साहित्य का। यहां से भी पिछली बार प्रश्न आ रखा है, थोड़ा सा चीजों में दूसरे एंगल से सोचने की जरूरत है। चंदन वाला रास, देखो नाम के पीछे रास आ रहा है, इसका मतलब पक्का जैन किताब है। कुवलय माला हम सब जानते हैं, इसका मतलब ये 2 तो पक्की जैन किताबें। अब इन दोनों में से एक किताब जैन नहीं है, और नल दमयंती चौपाई जैन कवि समय सुंदर की किताब है। तो आपका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य। अब देखो पृथ्वीराज रासो आपको आता है, अब मैं इतना ही पूछता कि महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है तो बता ही दोगे, फिर मेरे पूछने का मतलब क्या है? 1-2 चीजें एक्स्ट्रा सीख लो।
ये कंफर्म है कि पृथ्वीराज रासो का प्रश्न आएगा। अगर सीधा आ गया कि चंद बरदाई ने लिखा है, ठीक है, तुम क्या पूरा राजस्थानी सही करके आएगा और उसमें खुश होने की बात ही नहीं है। प्रश्न वो सही हो जो किसी का नहीं हो, तो मैंने एक दो बातें एक्स्ट्रा जोड़ दी, तो उनको एक्सेप्ट करो, देख लो कि कौन सी बातें आपको ऐसा जो है वो होना चाहिए। हाँ, फटाफट देखो, देखे सोये श्रृंगार युद्ध प्रेम जय विजय इत्यादि गुणारो वर्णाव करण वालों चरित्र काव्य है। अब एक दो बातें देखो, तुम्हें कितनी अच्छी बात है, तुम्हें तो धन्यवाद और कहना चाहिए, जबकि तुम कहोगे कि सर डिफिकल्ट प्रश्न है। डिफिकल्ट नहीं होते प्रश्न, बस सोच का फर्क होता है। प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पूरा पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं गलती पकड़ी दोगे, लेकिन पूरा पढ़ोगे नहीं। हाँ देखो, प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य कथन है। शौर्य श्रृंगार युद्ध प्रेम जय विजय इत्यादि गुणारो वर्णाव, वर्णाव वर्णाव का मतलब होता है वर्णन करण वालों चरित्र काव्य है। बिल्कुल सही बात है। यानी पृथ्वीराज रासो में, और वैसे भी रासो की परिभाषा क्या होती है, वह रासो, परिभाषा भी आती तो गलत नहीं करते, कि वह रासो जिसमें किसी शासक की युद्ध विजय, वीरता, शौर्य, यश, कीर्ति, उपलब्धियां इत्यादि का वर्णन जिस साहित्य की किताब में होता है उसको रासो कहा जाता है। तो ये कंफर्म सही है, रासो में ये श्रेष्ठ रासो माना जाता है। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल सही होगा। हाँ ओके। तीसरा, पिंगल शैली श्रेष्ठ करती है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। पृथ्वीराज रासो पिंगल की सबसे अच्छी करती है, डिंगल की नहीं है। पृथ्वीराज रासो पिंगल की करती है, तो अपने आप ही सही हो गया। अब ये तो सबको पता ही है कि पृथ्वीराज रासो पिंगल की है। पृथ्वीराज रासो में सबसे बड़ा सा रासो है, और रासो जो ग्रंथ होते हैं उनमें सब में वैसे भी वीरता, युद्ध, कीर्ति। अब इसमें इतना भी अगर अपन दिमाग नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पिंगल शैली श्रेष्ठ करती है। 69 सरगमाएं विभाजित 1,00,000 छंद वालों काव्य, जिनरो लघु रूपांतर 5,000 छंदा में करी, जो ये गलत है। लघु रूपांतरण मात्र 1300 छंदों के अंदर किया गया है। 5,000 छंद बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसका जो गलत आंसर होगा वो बताओ आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाओ। अब लो, पृथ्वीराज रासो की तो बातें आपको आ रही थी, वो तो आ ही रही है, दो बातें और सीख गए साथ के साथ ही। पता लग गया कि ये रासो में सबसे अच्छा है, पिंगल की है। रासो में वैसे भी रासो की परिभाषा ही जो होती है वो यही होती है कि किसी शासक की वीरता, यश, कीर्ति। तो ये लाइन तो वैसे ही हम छांट जाते हैं। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, कौन सा गलत हो जाएगा, सी आंसर कंफर्मली गलत। बताओ क्या है, गलत है। तो 69 सरगमाएं विभाजित 1,00,000 छंद वालों काव्य, जिनमें लघु रूपांतरण 5,000 छंदों में हुआ, ये पूर्णतः गलत है, 1300 छंदों में हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रावल, मोतीसर, रानीमंगा, नागरची, डाडी इत्यादि संगीत जीवी जातियां रो संबंध लोक साहित्य किन विधाओं है। बताओ देखे। सर जी कहीं भाषा हगली माँ तेरे ऊपर है कोई ना भाई, थोड़ा थोड़ा हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं तो समझने का प्रयास तो करो। रावल, मोतीसर, रानीमंगा, नागरची ये जातियों के नाम है। इत्यादि संगीत जीवी जातियां हिंदी जैसी तो है। रो का मतलब होता को। इत्यादि संगीत जीवी जातियों का संबंध लोक साहित्य कौन सी विधाओं है। लोक कथा, लोक गीत, आडी ओब्लिक हियाली, लोक नाट्य। यानी ये जो ऊपर आपकी 5-7 जातियों के नाम लिखे हुए हैं। रावल एक जाति होती है, मोतीसर, रानीमंगा, नागरची, डाडी इत्यादि संगीत जीवी जातियां रो संबंध लोक साहित्य किन विधाओं है, यानी लोक साहित्य की कौन सी कला से है। जल्दी से बताओ देखे, कुछ भी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। कौन कौन इसका उत्तर सही बता पा रहा है, अभी पता लग जाएगा। सही उत्तर बताने वाले मेरे हिसाब से बहुत कम लोग होंगे, कुछ ए कुछ बी। देखो ये कंफर्म है कि लोक नाट्य में नहीं। लोक नाट्य के अंदर मैं कहूं तो बांड जाति बहरूपिया लोक नाट्य के अंदर निपुण है, पुष्करना ब्राह्मण रम्मत लोक नाट्य में निपुण है, बट तमाशा के अंदर निपुण है, तो वो लोक नाट्य तो नहीं है। यहां पर जो सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। लोक कथा जिसने भी बताया उसका बिल्कुल सही है। रावल, मोतीसर, रानीमंगा, नागरची, ढाडी इत्यादि जाति का संबंध बताओ किससे है, लोक कथा से। लंगा, मांगणियार ये लोकगीतों से संबंधित जो हम जानते हैं। अब ये 4 जातियां और पता लग गई तो अच्छी बात है, अपने को पता लग गई, समय रहते पता लग गई। तो रावल, मोतीसर, रानीमंगा, नागरची, डाडी इत्यादि संगीत जीवी जातियां लोक कथा। और लोक कथा, लोकगीत, नाट्य, पहलियां, श्लोक, जंतर मंत्र, तंत्र, कहावतां, मुहावरे ये सब लोक साहित्य की प्रमुख विधाएं होती है। और लोक साहित्य की विधाओं में रावल, मोतीसर, रानीमंगा इत्यादि लोक कथा जो है उनसे संबंधित माने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बता रखा है ये भी। लोक साहित्य में आडी ओब्लिक हियाली, ये पिछली बार केवल प्रश्न इतना ही आया था कि राजस्थानी लोक साहित्य में आडी क्या है, पहली, गीत, कथा। तो आडी का मतलब पहली, जो पजल्स होती है उस पजल्स को बताओ क्या कहा जाता है, आडी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आडी गद्य, अर का मतलब होता और, गद्य और पद्य दोनों रूप में होवे मतलब होती है। यानी जो आडी और पहली हम पढ़ते हैं, आडी समझ रहे हो ना, लोक साहित्य पढ़ा है ना। लोक साहित्य में हम क्या पढ़ते हैं, गीत, कथा, वाद, प्रेमाख्यान, श्लोक, कहावतें, तंत्र, मंत्र, पहलियां। इस बार आरएस प्री में भी आया कि राजस्थानी लोक साहित्य में आडी क्या है, तो आडी का मतलब होता पहली। आपको याद रखना है कि पहली के संबंध में सही कथन छांटो, यानी कौन कौन सी बातें पहली के संबंध में सही है वो छांटनी है कि आडी गद्य और पद्य दोनों रूप में होवे, यानी आडी गद्य और पद्य दोनों में होती है। आडी रे माई विषय वस्तुरी विविधता नी होवे, नी होवे मतलब आडी फिक्स एक ही टॉपिक पर होती है, उसमें अलग अलग टॉपिक पर आडी नहीं बोली जाती है। सगली पहलियां यानी सगली आडियां सवाल रे रूप में होवे और इन रो उत्तर बतावन वालों बुद्धिमान कहलावे। यानी जो आडियां पूछी जाती है वो क्वेश्चन आंसर के रूप में होती है और जो इसका उत्तर बताता है वो बुद्धिमान कहलाता है। यमक अलंकार हूं ओत प्रोत आडी रे माय, बुद्धि चातुर्य मूढ़ार्थ दो मुख्य तत्व रे।
यानी आडी के अंदर एक अर्थ तो सीधा होता है, एक अर्थ गूढ़ होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आंकड़ बांकड़ खेजड़ी न डाल डाल रस की आडी को अर्थ बताओ जकान रुपया देऊं 10, तो एक तो सीधा अर्थ है और एक इसका मुडार्थ होता है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको डिसाइड करना है। तो पहला, आडी गद्य और पद्य दोनों रूप में हो, ये बात बिल्कुल 100% सही है। यानी जो पहली होती है वो गद्य में भी होती है और पहली पद्य में भी होती है। जैसे मैं आपसे बोला कि अभी जो मैंने आडी सुनाई आपको, आंकड़ बांकड़ खेजड़ी न डाल डाल रस की आडी को अर्थ बताओ जकान रुपया देऊं 10, ये पद्य रूप में हो गई। अब यही आडी मैं आपको यूं सुना दूं कि दिन रात रुकवाली करता हूं पर कभी भी ना खाना खाता हूं ना सोता हूं, ये गद्य में हो गई। गद्य और पद्य दोनों में होती। आडी रे मायू विषय वस्तुरी विविधता नहीं होवे, ये तो गलत है। ऐसा थोड़ी है कि आडी किसी एक ही टॉपिक पर बोली जा सकती है। आडी समाज पर व्यंग्य हो सकता है, आडी खाने की वस्तुओं पर बोली जा सकती है, आडी व्यक्ति पर बोली जा सकती है, आडी देवी देवताओं पर बोली जा सकती है, आडी पेड़ पौधों पर बोली जा सकती है, आडी पशु पक्षियों पर बोली जा सकती है। इसका मतलब आडी के अंदर विषय वस्तु की विविधता होती है एक ही टॉपिक पर। और मैं कहूं तो लोकगीत, लोक कथा, कहानियां, सब में विषय वस्तु की विविधता होती है, सब में विषय वस्तु की विविधता होती है। आडी का मतलब होता है पहली, तो विषय वस्तु की विविधता नहीं हुए ये तो गलत है। विषय वस्तु की विविधता तो होवे। सगली पहलियां क्वेश्चन के रूप में, सवाल के रूप में होती है। मैंने आपसे आडी पूछी मतलब क्वेश्चन पूछा है और आप उसका जवाब दोगे और जवाब देने वाला बुद्धिमान कहलाता है, ये भी सही है। यमक अलंकार मतलब आडी के अंदर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। आंकड़ बांकड़ खेजड़ी डाल डाल रस, ये डाल डाल दो शब्द आ गया और जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। और बुद्धि चातुर्य और मुडार्थ दो तत्व रहते हैं। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो अच्छा, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। 1, 3 और 4 जिसने भी बताया है उसका बिल्कुल कंफर्म सही है, बाकी सबका गलत है। 1, 3 और 4 एकदम परफेक्ट है, बाकी सबका बताओ यहां पर क्या है, गलत है। तो लोक साहित्य में आडी ऑब्लिक हियाली रे खातर सही कथन कौन सा? लोक साहित्य के पिछली बार 3 प्रश्न आए थे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पिछले थर्ड ग्रेड में पहला प्रश्न आया था, जिन बात फौज में नगाड़ो चाहिए उन बात बात में काई चाहिए। ये पिछले थर्ड ग्रेड का प्रश्न है। जिन बात फौज में नगाड़ो चाहिए उन बात बात में काई चाहिए, तो बात में हुंकारो चाहिए। अगर अपन किसी से कहानी सुन रहे हैं और कोई कहानी सुनाते सुनाते अपन बीच में हूं नहीं करते हैं तो कहानी बंद कर देता अगला आदमी। अपने छोटे थे याद करो, कोई दादी नानी कभी कहानी सुनाती अपन हूं नहीं करते तो बंद हो जाता। तो एक तो ये प्रश्न आया था। एक पिछली बार प्रश्न आया था कि कथा केवण वालों काई कहलावे, तो कथा केवण वालों बात पोष कहलावे, बातिया या बात पोष कहलाता है। एक प्रश्न पिछली बार आया था कि राजस्थान में कौन सी एक लोक साहित्य की रचना है, लोक काव्य शैली की रचना है। डोला मारूरा दुहा ये लोक काव्य शैली की प्रमुख रचना मानी जाती है। और एक आधा प्रश्न आया था फड़ कुण बांचे, तो ये भी लोक साहित्य में से था। फड़ कुण बांचे, तो फड़ गोपो बांचे, यानी फड़ कौन बांचता है, गोपा बांचता है। राजस्थानी लोक साहित्य में आडी क्या है, पहली है, ये पिछली बार आ चुका है। तो इस बार थोड़ा सा एक आधा चीजें अपने थोड़ी सी आगे तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक पत्रिका राजस्थानी री नहीं है, राजस्थान नहीं है, राजस्थानी री नहीं है। राजस्थानी मतलब राजस्थानी भाषा की नहीं है। कौन सी एक पत्रिका राजस्थानी री नहीं है? हरावल सत्यप्रकाश जोशी, वातायन हरीश बदानी, मदानी नहीं है, हरीश बदानी। हरीश बदानी प्रसिद्ध किताब लिखी हरीश बदानी ने, बाथा में भूगोल और बोले शरणाटो, नाम सुना होगा। बाथा में भूगोल और बोले शरणाटो, तो बाथा में भूगोल और बोले शरणाटो। ओयू किशोर कल्पनाकांत, मरुवाणी कवि चंद्र सिंह। कौन सी एक पत्रिका राजस्थानी री नहीं है? तो अपने को यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा है, नाम से ही पता लग जाएगा। नहीं पता तो 4 पत्रिकाएं अपने को याद होती है। इतना मैं आपको बता देता हूं, चारों पत्रिकाएं और चारों के संपादक एकदम सही लिखे हुए। 3 राजस्थानी की है और 1 हिंदी भाषा की। कौन सी एक पत्रिका राजस्थानी री नहीं है? मरुवाणी कवि चंद्र सिंह, ये तो पक्का है, नाम से ही पता मरुवाणी। इस साल पटवार के एग्जाम में आया था कि मरुवाणी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कवि चंद्र सिंह बिरकाली ने किया था। हरावल सत्यप्रकाश जोशी की है, बिल्कुल सही। सत्यप्रकाश जोशी की प्रसिद्ध किताबों के अंदर बोल बारमली, राधा किताब सत्यप्रकाश जोशी ने लिखी है, तो युद्ध विरोधी कविता है। और बोल बारमली भी लिखी है और हरावल सत्यप्रकाश जोशी की है। आपके ओयू किशोर कल्पनाकांत, ये भी राजस्थानी भाषा की है। वातायन ये हरीश बदानी की है और यह पत्रिका वातायन जो है ये बताओ कौन सी भाषा की है? हिंदी भाषा की है। यानी कौन सी एक पत्रिका राजस्थानी री नहीं है? तो कौन सी एक पत्रिका राजस्थानी री नहीं है? हरावल है, ओयू है, किशोर कल्पनाकांत है। राजस्थानी री एक और पत्रिका ध्यान रखना, जागती जोत भी है। जागती जोत, जागती जोत राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर प्रकाशित करती है, जो राजस्थानी भाषा की प्रमुख पत्रिका है। तो जागती जोत, मरुवाणी, हरावल, ओयू। एक आप याद रखना मधुमती, अगर विकल्प में आता मधुमती, तो मधुमती भी राजस्थानी की नहीं है, मधुमती भी हिंदी की पत्रिका है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा मधुमती पत्रिका जारी की जाती है, यह भी विकल्प आ जाए तो मधुमती भी हिंदी की है, वातायन भी हिंदी की है। हरावल, ओयू, मरुवाणी और जागती जोत, ये सब राजस्थानी भाषाओं की पत्रिकाओं के प्रमुख नाम है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में और राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट, अगला, राजस्थानी पद्य साहित्य रो एक रूप नहीं है। ऐसे प्रश्न आजकल आ रहे कि कौन सा गद्य का है, कौन सा पद्य का है। पिछली बार भी आया था कि कौन सो एक साहित्यकार गद्यकार है, साथ साथ 800 पद्यकार भी है। तो उसी के पैटर्न पर एक प्रश्न ये है, राजस्थानी पद्य साहित्य रो एक रूप नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक साहित्य है जो पद्य के रूप में नहीं पाया जाता? यानी पद्यांश में देखो 2 रूप होते हैं, एक तो होता है गद्य रूप और एक होता है पद्य रूप। राजस्थानी पद्य साहित्य रो एक रूप नहीं है। हाँ, मधुमती उदयपुर, जागती जोत बीकानेर, बिल्कुल सही बात है। मधुमती उदयपुर और जागती जोत कहां पर है? बीकानेर। राजस्थानी पद्य साहित्य रो 12 मासा, वेली, बावनी, ख्यात।
कौन सी एक पद्य रूप नी है? शाबाश, वेरी गुड, जुग जुग जियो। लगभग सबका सही उत्तर आ रहा है, सॉरी सही क्या, लगभग सबका गलत आ रहा है। एक आदमी कौन सही बताया है वो मेरे से नाम पढ़ा नहीं गया, एक जने ने और बताया है। देखो, बारह मासा पद्य रूप में होता है, वैली पद्य रूप में होता है, बावनी पद्य रूप में होता है, ख्यात पद्य रूप में नहीं होता है। ख्यात किस रूप में होता है? गद्य रूप में होता है। तो आपका ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा? डी जो होता है ये ख्यात जो है गद्य रूप में होता है। तो दीपक क्यों एक कमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहा है? इतने टाइम में तैयारी करता, कुछ पढ़ता, कोई निश्चित टाइम होता है। बताओ, देखिए ख्यात इसका जो सही और सटीक उत्तर होगा ख्यात कौन सा गद्य पद्य दोनों रूप में होता है? तो ध्यान रखना वचनिका, ये गद्य और पद्य दोनों रूप में होता है, गद्य और पद्य दोनों रूप में हो सकता है। तो यहां पर जिसने भी ऑप्शन डी को करेक्ट किया है बिल्कुल सही होगा। ख्यात जो है वो किस रूप के अंदर होता है? गद्य रूप के अंदर होता है। बारह मासा पद्य, वैली पद्य, बावनी पद्य और ख्यात। सर मेरा ख्यात था, बिल्कुल जिसका भी था उसका सही है। हमारे कॉन्फिडेंस उड़ा दिया। अरे भाई कॉन्फिडेंस उड़ाया नहीं है, मैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं तुम्हारा। अगर ऐसे ही एक आधे प्रश्नों से कॉन्फिडेंस उड़ जाए तो ऐसा कॉन्फिडेंस काम का ही नहीं है। वो कॉन्फिडेंस तो एक दो नए प्रश्न मिलते ही उड़ जाए, वो अभी उड़ो चाहे परीक्षा में उड़ो, वो तो उड़ना है, कभी उड़ो। और जिसमें एक आधा प्रश्न गलत भी हो जाए फिर भी वो लगे कि वाह यार सर गलत तो हो गया लेकिन अब गलत नहीं करूंगा, वो कॉन्फिडेंस परीक्षा में भी काम आता है। ऐसे तो कॉन्फिडेंस उठता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो केवल नाम मात्र का कॉन्फिडेंस होता है। तो आपका उत्तर जो है वो डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्यरी चावी का मतलब होता है लोकप्रिय। राजस्थानी साहित्यरी चावी रचना वेली किशन रुक्मणी रे बारे में सही नहीं है, सही नहीं है। बताओ देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ कृत। भाई देखो, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें जो आ रहा है वही मैं करवा दूं तो फिर तुम्हें लगे कि नहीं बिल्कुल सही है, और तुम चाह रहे हो कि सर जो आ रहा है उसे थोड़ी सी और बातें हमें एक्स्ट्रा मिले, तो वो ठीक है। जो तुम्हें आ रहा है वो मैं करवाऊं फिर तुम सही बताओगे और तुम्हें लगेगा कि वाह सब कुछ आ रहा है, तुम फिर मेहनत करना ही छोड़ दोगे, तो वो तो एक गलत परंपरा हो जाएगी। भले ही अभी तुम्हें थोड़ी चीजें कठिन लग रही हो, लेकिन हिम्मत रखें, हौसला रखें, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। अगला, अब देखो वेली किशन रुक्मणी, ये आपको आता है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, दुर्सा आडा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा, उत्तरी मारवाड़ी में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है, कर्नल जेम्स टोड ने 10,000 घोड़ों का बल कहा, इस किताब के लिए एलपी टेसी टोरी ने डिंगल का हेरोन्स कहा। वो तो तुम्हें आ ही रहा है ना, फिर मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, यहां पर टाइम खराब कर रहा हूं तुम्हारा, इसका मतलब तो जो तुम्हें आ ही रहा है वो मैं यहां आके बताऊंगा तो फिर मतलब ही क्या रहा। तो थोड़ी सी दो बातें और सीख लो, साथ के साथ ऐड करते जाओ। राजस्थानी साहित्य रचना वेली किशन रुक्मणी के बारे में सही नहीं है, पृथ्वीराज राठौड़ कृत, यानी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है ये। श्रृंगारशील और अध्यात्मरो संगम, यानी एक तो इसमें श्रृंगार भी है, शील मतलब अनुशासन है, और धार्मिक बातारो संगम भी है। राज्य वैभव, युद्ध का मतलब होता है युद्ध, हाँ जो युद्ध है उसको ये को अपने जय बोला जाता है, ये को बताओ क्या बोला जाता है? जय। तो यमुना को अपन जमुना बोलते हैं, तो युद्ध को बोलते हैं युद्ध, युद्ध को क्या बोला जाएगा? युद्ध। राज्य वैभव, युद्ध, आखेट मतलब शिकारो बर्णाव, केला पक्ष यानी भाषा अलंकार और प्रकृति चित्रण रो संगम, यानी इसमें भाषा का सुंदर चित्रण, अलंकारों का प्रयोग और प्रकृति चित्रण रो संगम। अब एक दो चीजें आपने एक्स्ट्रा सीख ली तो अच्छी बात है ना। बताओ देखिए कौन सा है? देखो ये कंफर्म सही है, पृथ्वीराज राठौड़ कृत, यानी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था वेली किशन रुक्मणी। तो एक तो आ ही रहा है 4 में से आपको, अब 3 ही काटने बाकी रह गए। अध्यात्म, कृष्ण की बात आई है तो अध्यात्म की बात भी आएगी, थोड़ा सा सोचो, ये भी बिल्कुल सही है। श्रृंगार शील अध्यात्मरो संगम, इन दोनों में से एक है। ऐसे मत करना, थोड़ा दिमाग लगाना। कौन सा करूं, या तो सी करूं और या डी करूं? जल्दी बताओ देखे। हाँ पीयू आंसर बताओ, पीयू और आंसर बताओ। देखो वेली का मतलब बेसिकली किसी भी महापुरुष के निजी जीवन या वैवाहिक घटनाओं का वर्णन करने वाला होता है, और उसमें किसी शासक की, राज्य के प्रसिद्ध व्यक्ति, राज्य के व्यवसाय व्यापार की जानकारियां मिलती है। आखेट वगैरह का कोई यहां लेना देना नहीं है। युद्ध, आखेट और परिणाम ये बिल्कुल गलत है। केला पक्ष मतलब भाषा अलंकार और प्रकृति चित्रण और संगम, ये इसके अंदर है। तो आपका जो गलत आंसर हुआ है वो गलत आंसर बताओ, आपका ऑप्शन कौन सा हुआ है? सी हुआ है। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, ये तुम सबको पता है। उत्तरी मारवाड़ी में है, ये भी तुम्हें पता है। दुर्सा आडा ने 5वां वेद का, ये भी तुम्हें पता है। कर्नल टोड ने इसको 10,000 घोड़ों का बल का, ये भी तुम्हें पता है। इस किताब के कारण एलपी टेसी टोरी को डिंगल का हेरोन्स का, ये भी तुम्हें पता है। ये किताब गागरोन में लिखी गई, ये भी तुम्हें पता है। 2 बातें और पता लग गई कि इसमें शील अध्यात्म की बातें भी है, इसमें भाषा अलंकार और प्रकृति का चित्रण भी है, और इसमें राज्य वैभव, युद्ध, आखेट और वर्णाव का मतलब होता है वर्णन। ये वर्णन आपका यहां पर नहीं है, तो ये भी अपने याद रखना है, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो पिछली बार भी डोला मारू का प्रश्न आया था, मैं आपको बताना भूल गया था, लोक साहित्य के अंदर से। अगला क्वेश्चन है लोक काव्य शैली रचना डोला मारूरा दूहा। सब जानते हैं डोला मारूरा दूहा। डोला मारूरा दूहा माय का मतलब उसके अंदर नायक डोला और नायिका मारू रे संबंध में सही नहीं है, यानी डोला और मारू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, और आपको पता करना है कि इन इंफॉर्मेशन में से कौन सी एक इंफॉर्मेशन सही नहीं। लोक काव्य शैली रचना डोला
मारूरा दुआ माई, नायक डॉलर नायिका मारू रे संबंध में सही नहीं है। तो अब एक ही प्रश्न से आपको डॉलर मारू की 4 बातें पता लग रही है, तो आ जाएगा कोई ना कोई फैक्ट आ ही जाएगा परीक्षा में। पहला, डॉलरो असल नाम साले कुमार हो, जब नरवर रे राजा ढाल नहीं, सॉरी माफी चाहता हूं, ये सब थोड़ा सा मिसप्रिंट है। राजा, मैं इसको सही कर देता हूं, राजा नलरो बेटो हो, राजा नलरो बेटो, राजा नलरो बेटो, राजा नलरो बेटो, यानी डॉलरो असल नाम साले कुमार है, जो को यानी जो नरवर रे राजा नलरो बेटो हो। क्या ये बात सही है या गलत है, ये आपको देखना है। मारू ऑब्लिक मारवाणी पुंगलगढ़ रे राजा पिंगल पवार की कन्या ही, यानी जो मारू है ये पुंगलगढ़ के राजा पिंगल पवार की कन्या थी। डोला मारू रो ब्याव बघेरा नामरी ठोड़, ठोड़ का मतलब होता है स्थान, बघेरा नामरी ठोड़ माते हुई हो, यानी डोला मारू की शादी बघेरा नाम के गांव में हुई थी। डोला मारू 18वीं सदी रा नायक नायिका, तो ये तो आप बता ही सकते हो, डोला मारू 18वीं सदी रा नायक नायिका। कौन सा प्रश्न सही है? डोलारो असल नाम, यानी इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा गया और मुझे पूरे भरोसा है कि गलत स्टेटमेंट आप बता दोगे। मैं देख पा रहा हूं कौन कौन सही बता रहा है। हाँ, डोलारो असल नाम साले कुमार हो, ये पिछली बार प्रश्न आ चुका है कि डोला का वास्तविक असल नाम क्या था, साले कुमार हो। जको नरवर रे राजा नलरो बेटो, बिल्कुल सही है, नरवर ग्वालियर के पास एक जगह पड़ती है और वहां जो है वहां नल के बेटे का नाम था, बताओ क्या? राजा डोला, नल सोडा सिंह भी जिन्हें हम कह सकते हैं। मारू ऑब्लिक मारवणी, यानी मारू का दूसरा नाम है मारवणी। पुंगलगढ़ रे राजा पिंगल पवारी कन्या ही, यानी पुंगलगढ़ के राजा पिंगल पवारी कन्या थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। डोला मारू रो ब्याव मतलब शादी, ब्याव, पिछली बार ये प्रश्न भी था कि ब्याव रे माते कौन सा गीत गाई जे, पीठी पीठी रा गीत कद गाई जे ब्याव में, ब्याव मतलब शादी में, तो डोला मारू रो ब्याव वगैरह नाम री ठोड़ माते हुई हो, ठोड़ का मतलब होता है जगह, बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही बात है। डोला मारू 18वीं सदी रा नायक नायिका, ये गलत है। डोला मारू 8वीं सदी रा नायक नायिका, 8वीं सदी रा नायक नायिका। और साथ के साथ ये भी याद रख लेना कि डोला मारूरा दूहा, डोला मारूरा दूहा ये कवि कलोल ने लिखा था, कवि कलोल ने लिखा था। तो डोला मारूरा दूहा किसके द्वारा लिखा गया था, तो हम बता देंगे कवि कलोल के द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूं, कल एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, देखो ये वाला प्रश्न, उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर 12वीं सदी है, राजस्थानी भाषारो विकास कद्दू मानीजे, आपको दिख रहा होगा ऐसा प्रश्न, और इस पर राइट का चिन्ह लगा रखा 7वीं सदी। मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं कि राजस्थानी भाषा का विकास 7वीं सदी से ही माना जाता है। उसमें कल वाली क्लास में काफी लोगों के कमेंट थे कि सर राजस्थानी भाषा और विकास 12वीं सदी में मान्य है। राजस्थानी भाषा की वास्तविक उत्पत्ति 12वीं सदी से हुई है, क्योंकि 12वीं सदी में पहली बार राजस्थानी भाषा की किताब लिखी गई थी। मैंने कल भी बताया था, भारतेश्वर बाहुबली गोर, वो 12वीं सदी में पहली बार कोई किताब लिखी गई थी, इसलिए हम मानते हैं कि वास्तविक शुरुआत 12वीं सदी से होती है। यह भी अपने को याद रखना है। और अपने को यह भी याद रखना है कि राजस्थानी भाषा का विकास 7वीं सदी से प्रारंभ माना जाता है और राजस्थानी भाषा की पहली बार जानकारी 8वीं सदी में मानी जाती है। इसलिए कई लोगों के गलतफहमी हो रही थी, तो मैंने कहा एक बार बता दूं। ये देखिए यहां पर आपको साफ शब्दों में लिखा होगा, राजस्थानी भाषा के साहित्य की दीर्घकालीन परंपरा, इस भाषा का विकास 7वीं सदी से आरंभ होकर आधुनिक काल तक है। और यह किताब आपके मानव संसाधन मंत्रालय हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रसिद्ध किताब है, प्रेमचंद गोस्वामी, और संशोधन करता है डॉक्टर शशि अरोड़ा के द्वारा। तो ये भी अपने कल कमेंट थे, इसलिए मैंने एक बार बताना जरूरी समझा, क्योंकि अब एग्जाम पास में अपन कहीं गलतफहमी में नहीं आ जाए और लाइव आना नहीं आना है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो अब आपके यहां पर हम इस बातचीत को कंप्लीट करते हैं। बाकी जो 1-2 स्लाइड है वो मैं आपको बता देता हूं। स्लाइड तो बताई दी होगी, कहां पीछे रह गई होगी। तो 4:55 तक की क्लास है, 5 बजे मेरी वापस क्लास है। ये आपको बताई रखा, स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज के बारे में आप जान ही रहे हो, हर क्लास में देख रहे हो। सिलेक्शन स्कॉलरशिप टेस्ट 21 दिसंबर को है, ये आप जान लेते हैं। एक है, ये आपको बताई दिया। तो बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। और इसमें देखो कुछ नई चीजें आपको जानबूझकर इसलिए बताई जा रही है, जो आपको आ रही है वो तो आ रही है, आप उनमें गलत नहीं करोगे। कुछ अगर थोड़े घूम के क्वेश्चन आए तो आप उनमें थोड़ा सा अभ्यास करने की आदत डाल लें और एकदम पॉजिटिव है। क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, 2-4-5 चीजें हम नहीं सीख ही रहे हैं, इसमें दोहराई क्या है। तो इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आप सभी मेरे छोटे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।